और भाई मैं ओरिजिनली तो गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे पिंडी इस्लामाबाद में पिछले 8 साल हो गए और मेनली मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर जो है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग्स वगैरह मैं ऑफर करता हूँ। ठीक है, टाइटल अगर कहा जाए कि मुझे लोग कैसे जानते हैं तो एज अ परफॉर्मेंस कोच मुझे जाना जाता है। ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि एक फ्रीलांसर में होनी चाहिए, एक अच्छा फ्रीलांसर बनने के लिए? सबसे जो आज के दौर की जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टॉप की जो स्किल है ना, ठीक है, चाहे कोई देहात में भी एक बंदा बैठा हुआ है ना, ठीक है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। अब कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है ना, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा आप उसके ऊपर मास्टर बन जाए, लेकिन आपको उसका पता होना ज़रूरी है। जैसा कि कहा जाता है कि चैट जीपीटी के चैट जीपीटी आ गई, GPT-4 आ गया, मिड जर्नी आ गया, ठीक है, ये जितने भी AI के टूल्स आ गए, ठीक है, क्योंकि फ़र्ज़ करें आप हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस के लिए आसान हो। तो नंबर 1 तो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका क्लाइंट किसी ऐसी टर्म को यूज़ करता है, आप लेट्स से कंटेंट राइटर हैं, क्लाइंट कहता है कि यार ये मैंने फलाना AI टूल में यूज़ कर रहा हूँ, उसको यूटिलाइज करके मैंने इसको फलाना इम्बेड करके करना है। अगर आपको उस टूल का ही नहीं पता, उसका नाम ही नहीं पता सिरे से, ठीक है, तो कोशिश करें कि रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास हो। नंबर 1 अपडेटेड रखें, अपने अपडेटेड रखें, नंबर 1। ठीक है, अगर हम नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2, आपको सोशल मीडिया जितने हैंडल्स हैं उनकी नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है, ओके, जैसे ट्विटर का नाम X हो गया, अब आपका क्लाइंट आपको कहते हैं जी मैंने X पे पोस्ट करनी है, ठीक है, अब आप तो यही है कि ट्विटर और ट्वीट कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। तो फिर इसको आप फीचर प्रूफ भी कह सकते हैं, ये आपको फीचर प्रूफ बनाता है। ठीक है, जितनी भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी क्या पॉलिसीज आती हैं उनका आपको पता होना चाहिए, नई चीज़ क्या आ रही है वो पता होना चाहिए, रील्स क्या आ रही है। नंबर 3 कम्युनिकेशन। वैसे ये टॉप पे है, लेकिन ये चूँकि 5 आपने पूछे हैं, ठीक है, तो ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि एक बंदा बिल्कुल नया फ्रीलांसिंग के लिए उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि आप अगले बंदे का मसला हल करने के लिए उसका मसला सुन और समझने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, और फिर उसका हल बताने की सलाहियत रखते हैं। ये कम्युनिकेशन की मैंने आपको दरिया को कूजे में बंद कर दिया। ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है, चौथी चीज़ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, फ्रीलांसर्स के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है ये। ठीक है, ऐसे ही टाइम को मैनेज करना। ठीक है, आपका क्लाइंट किसी भी टाइम जोन में काम कर रहा है उसके हिसाब से आपने उसको मैनेज करना है। ठीक है, और 5वीं चीज़ जो कह लें कि हमारे ज़्यादा लोग जो है वो उसके ऊपर काम नहीं करते, आपने जो स्किल सीख ली है ना उसके ऊपर डेली बेसिस पे कतरा ऐड करते जाना है। अगर आप ऐड नहीं ना कर रहे, आप एक्सपर्ट बन गए, मास्टर्स आपने कर लिया किसी भी चीज़ के अंदर, अच्छे कंटेंट राइटर बन गए, अच्छे SEO क्लर्क आप बन गए, ठीक है, लेकिन अगर आप SEO के नए टूल्स कौन से आ रहे हैं, ठीक है, कंटेंट राइटिंग में नई चीज़ क्या आ रही है, ठीक है, तो डेली आपने नई चीज़ सीखनी ज़रूर है, तो अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना। सही। अच्छा, हमारे यहाँ एक और भी बड़ा मसला होता है कि स्किल तो हम सीख लेते हैं, लेकिन उस स्किल को आपने किस तरीके से जो है वो अपने क्लाइंट तक पहुंचाना है ताकि आप प्रोजेक्ट विन कर सकें, किस तरीके से, बेसिकली अगर हम इसको सिंपली कहें कि अपनी स्किल को मार्केट किस तरीके से हम कर सकते हैं? खुरम भाई, आपके सवाल के साथ मेरा एक छोटा सा सवाल है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग जो स्किल सीखते हैं, कोई भी हुनर सीखते हैं, पैसा कमाने के लिए सीखते हैं? यस या नो में बताएं बस। डेफिनेटली, अल्टीमेट इसका सवाल सिर्फ यस या नो में बताएं। यस, एग्जैक्टली। अगर आप कोई ऐसी स्किल है जो आउटडेटेड हो चुकी है, दिल ही नहीं करेगा आपका सीखने को, छोड़। यस, ऐसे ही। ओके, अब पैसे की साइंस इसमें आ जाती है। ऐसे ही आपने पैसे की साइंस समझनी है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं ना, आप अपनी स्किल का पैसा नहीं कमा रहे। आप जो कह रहे हैं कि अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है, स्किल को बेचना कैसे है, तो उसके लिए पैसे की साइंस को समझ लें। ठीक है, आप जो पैसा कमा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितने लोगों की और कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं।
अगर आप एक बंदे का मसला हल करने के काबिल हैं तो आप उतने ही पैसे कमाएंगे। अगर आप 500 बंदों का मसला हल करने के काबिल हैं, आप उतने पैसे कमा रहे हैं। अगर आप एक बंदे का बहुत बड़ा मसला हल करने के काबिल हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो आपकी जो स्किल है ना, उसको आपने गेज करना है कि आपकी स्किल से किस लेवल के मसले हल हो रहे हैं। फिर उन मसलों की बेस के ऊपर आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है। ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है और यही आपकी कम्युनिकेशन है। और इससे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता कि आप अपनी स्किल को इंट्रोड्यूस करवा सकें। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, बुर्ज खलीफा टावर बना, तो बुर्ज खलीफा टावर जब स्टार्ट में जिस आर्किटेक्चर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस कंपनी को बहुत सारे चैलेंजेस आए और हर चैलेंज को सॉल्व करने के लिए किसी नई थर्ड पार्टी को इन्वाइट किया गया कि आप इस मसले को कैसे हल करें। तो उस थर्ड पार्टी ने अपनी मन मर्जी का पैसा लिया क्योंकि उसके पास उस मसले का हल था। तो आपको हुनर के पैसे नहीं मिलते, आपको स्किल के पैसे नहीं मिलते, आपको उस मसले को हल करने के पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब आपका हुनर किस लेवल का है, ठीक है, या हुनर किस फील्ड का है, ये मैटर नहीं करता। इस पॉइंट पे आके अगर आप इसको पैसे की साइंस को समझें, तो जब आप इस पे फॉल करना शुरू कर देते हैं, जब आप इस साइंस को समझ जाते हैं, फिर आप नए से नया स्किल हो आप उसको सीखते हैं और आप दिलो जान से सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका फोकस और होता है कि यार मैंने मसाइल हल करने हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि हम किसी एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं रख सकते। किसी चीज़ पे एक लॉन्ग पीरियड के लिए, किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए क्या कुछ तरीकाकार है ऐसा जो आप हमें बताएं ताकि हम जो है वो किसी चीज़ के ऊपर फोकस रख सकें? अच्छा, इसके लिए दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक तो पढ़ा लिखा तरीका आपको बताता हूँ, आइजनहावर टेक्निक इसको हम कहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में 4 तरह के टास्क होते हैं। पहला, जब हमारा डे स्टार्ट होता है तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अर्जेंट टास्क होगा, तो हमने वो करना है। ठीक है, ये बेसिकली प्रायोरिटी चेक लिस्ट है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अर्जेंट। ठीक है, पहले आपने वो कर लेना है। नंबर 2, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, ठीक है, उसको करना है। नंबर 3, अर्जेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और फिर चौथे नंबर पे ना इंपॉर्टेंट है और ना अर्जेंट है, जिसमें आपकी मूवी देखनी है, आपने घूमने फिरने जाना है, ठीक है, आपने जो है वो सैर सपाटा करना है, तो उसको सबसे एंड पे आप रखें। तो आप जब अपने टास्क को इस तरह से डिवाइड करते हैं तो होता क्या कि आपका फोकस बढ़ता है। अच्छा, मैं सोच रहा था जब आप रिप्लाई कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन मैंने कुछ और किया है लेकिन रिस्पॉन्स आप कुछ और कर रहे हैं। लेकिन ये टेक्निक इस्तेमाल होती है ना, ये टेक्निक है बेसिकली। ओके, अच्छा, इससे होता क्या है, क्योंकि फोकस आपको चाहिए आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस इनहैंस करने के लिए। और परफॉर्मेंस इनहैंस तभी होती है जब आप सबसे मुश्किल टास्क और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क डे के स्टार्ट में कर लें। अच्छा, अभी भाई मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हम समझते हैं कि फ्रीलांसिंग सिर्फ यही है कि जी फाइवर पे अकाउंट बना लिया, अपवर्क पे अकाउंट बना लिया, प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दिए और बस अगर आपको डॉलर आ रहे हैं तो इससे आगे जो है वो हम नहीं सोचते। हम अपने आप को यहाँ तक सक्सेसफुल समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया को देखते हैं, हम किसी और कंट्री के जो डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं बेसिकली, तो वो इससे आगे उसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। हमारे यहाँ ये रुझान बहुत कम है। हम फ्रीलांसर बन जाते हैं, एक अच्छे फ्रीलांसर बन के बस हम समझते हैं कि वो यार सक्सेसफुल, उसके अलावा आगे नहीं हम सोचते कि आगे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी में। एक फ्रीलांसर अपनी उस जो प्रोफाइल है उसको कंपनी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखिए, पहले फ्रीलांसर देखें, फ्रीलांसर कोई भी बंदा फ्रीलांसर बनता क्यों है, रूट कॉज देखें। 3 मेन चीज़ें होती हैं उसमें। नंबर 1, उसको टाइम फ्रीडम चाहिए, ऐसे ही, ठीक है। नंबर 2, फाइनेंशियल फ्रीडम उसको चाहिए, ठीक है। और नंबर 3, वो चाहता है कि मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, ठीक है। ये 3 मेन चीज़ें हैं। ऐसे ही, इसको अगर आप कनेक्ट करें कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसिंग की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जी जब तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा तब तक मैं किसी को अपनी सर्विस नहीं दूंगा। फाइवर है, अपवर्क है, एसईओ क्लर्क है, 99 डिज़ाइन है, जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, और जब तक वो डॉलर में नहीं होगा, ठीक है भाई। दिरहम में भी फ्रीलांसिंग होती है, रियाल में भी फ्रीलांसिंग होती है, यूरो में भी फ्रीलांसिंग होती है, रुपीज़ में भी फ्रीलांसिंग होती है, टका में भी होती है,
ऐसे ही। आप किसी बांग्लादेशी को भी सर्विस दे सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप अमेरिका कनाडा के अंदर घुस के आप काम करोगे, डॉलर में पैसे आएंगे तो वही होगी। तो फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन को समझें। आपके पास कोई भी हुनर है, आप चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो या आप प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हो, उसके ऊपर आप देखें कि आप की जो मार्केट कैप क्या है, आप कौन सी मार्केट को कवर करते हो, आपका क्लाइंट कहां कहां पे फॉल करता है। अगर पाकिस्तान के अंदर भी आपको ऐसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं जो शायद अमेरिकन क्लाइंट से आपको ज्यादा अच्छा पे करें या ज्यादा अच्छा आपको फैसिलिटेट करें, ठीक है। तो फ्रीलांस की जो मेन चीज है, ये तो लोगों को समझनी चाहिए कि फ्रीलांस अपवर्क फाइवर का नाम नहीं है खाली, वो एक टूल्स हैं, वो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अब एक बंदा उसको फाइवर अपवर्क लेट से 6 माह साल तक यूज ही नहीं करना था, तो 6 माह साल तक तो वो बैठ के ही वेट करता रहेगा कि कब मैं इसको अच्छे तरीके से सीखूं। तो तब तक भाई वो क्या करे कि लोकल मार्केट के अंदर या उस मार्केट के अंदर जाके कम्युनिकेट करे जहां पे वो अपनी स्किल्स के बारे में बता सकता है कि भाई मैं कंटेंट राइटर हूं, मैं पब्लिक स्पीकर हूं, मैं काउंसलर हूं, मैं लाइफ कोच हूं। अब मैंने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह कुछ लाइफ कोच ऐसे हैं, कुछ ट्रेनर ऐसे हैं जो इस टाइम फाइवर और ये अपवर्क के ऊपर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ था। मैंने फिर उनकी गिग्स देखी और मैंने उनकी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो लोकल मार्केट में भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो वो क्या करते हैं, जब वहां से ऑर्डर आ गया तो वहां से कर लिया। तो फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट डॉलर्स नहीं है। फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट वही तीन चीजें हैं। टाइम की फ्रीडम है आपको, ठीक है, कि आपने कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है, उस लिहाज से टाइम फ्रीडम। वैसे तो फ्रीलांसिंग वाले बेचारे 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इनका लाइफ स्पैन देखें तो 3-4 साल के अंदर वो इतने पैसे कमा लेते हैं जो एक आम जॉब करने वाला बंदा 10-15 साल में शायद कमाता है, ऐसे ही, ठीक है। तो उस लिहाज से टाइम फ्रीडम, ठीक है। दूसरा, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, आप डिसीजन मेकिंग आपके पास अपनी होती है, ठीक है। आपके पास टास्क है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कितनी देर में करना है, ठीक है। क्लाइंट ने आपको टाइम दे दिया है, आप उसको लेट के करें, बैठ के करें, उठ के करें, बर्गर खा रहे हैं, साथ कर रहे हैं काम, आपने काम करना है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के लिए जितने भी लोग बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये उनके लिए है कि आप सिंध की किसी गोठ से हैं, आप बलूचिस्तान के किसी नवाही गांव से हैं, आप केपीके के किसी देहात से हैं, आप बन्नू से हैं, आप परदीर से हैं, लोवर दीर से हैं, ठीक है, कहीं से भी हैं, आपके पास कोई स्किल है ना, उसके लिए बंदा हंट करना शुरू कर दें कि कहाँ किस बंदे को ये स्किल जरूरी हो सकती है। जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि ये वाली स्किल किसका मसला हल कर सकती है, वही फ्रीलांसिंग है, ठीक है। अगर आप 9 to 5 नहीं कर सकते, अगर आपको फ्रीलांसिंग का शौक है, तो हर वो बंदा फ्रीलांसर है जो अपनी सर्विसेज इस तरह से देता है। अभी भाई चैट जीपीटी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी से जो है वो हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, और आपने भी अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले बताया कि जी मैं भी पार्ट टाइम जो है वो लाखों रुपए कमा रहा हूँ। लेकिन कैसे कमाते हैं ये आप हमें डिटेल में बताएं, कैसे कमा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले ना चैट जीपीटी को अंडरस्टैंड करें। चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको मसाइल का हल देता है। हम जो पीछे मनी साइंस की बात कर रहे थे, पैसे की साइंस ही मसले का हल है, ठीक है, ठीक है। तो चैट जीपीटी के ऊपर आप जाएं, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाके आप लिखें कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लेट से आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, ठीक है। क्लाइंट कहता है कि जी मेरा ये मसला है, मुझे ये सर्विसेज चाहिए। चैट जीपीटी को आप उर्दू में भी लिख के बता सकते हैं, मजे की आपको बताऊं, ऐसे ही है, ठीक है, रोमन इंग्लिश जो होती है, और आप उसको इंग्लिश में भी कमांड दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने चैट जीपीटी के पास गए, मेरे पास एक क्लाइंट आया है, वो क्लाइंट जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मुझसे मांग रहा है, ठीक है। क्लाइंट का ये उसके बजट की लिमिट है, मुझे इसके मुताबिक जो है ना एक प्रपोजल तैयार करके दो, ठीक है, ठीक है। अब चैट जीपीटी आपको विद इन फ्यू सेकंड्स कहेगा ओके डेफिनेटली, वो सारा प्रपोजल बना देगा। अच्छा, जब वो प्रपोजल बनाएगा उसको कॉपी पेस्ट नहीं मारना, खुदारा चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी में कॉपी पेस्ट करें तो पैसे नहीं कमा सकते आप, ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। ये तो हो गया प्रोटोकॉल, चैट जीपीटी काम कैसे करता नहीं, है, मैं आपको लेकिन आपने मेरी ऑडियंस को ये बताना है कि आप पैसे कैसे कमा रहे हैं। उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये पैसे
कैसे आपको कमा के देगा। डायरेक्ट आ जाए बस उसके ऊपर, डायरेक्ट उसी पे आ गया। ऑडियंस कहती है बस डायरेक्ट उसी के ऊपर, डायरेक्ट वो वाली बात करें, ये पता है हमें सब कुछ। हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो आपने बात बताई कि चैट जीपीटी को डायरेक्ट आप कॉपी मारेंगे तो वो डेफिनेटली कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा उसके अंदर भी ह्यूमन एलिमेंट ऐड करें, ठीक है, अपने मुताबिक, ठीक है। अच्छा, वो भी टूल्स के थ्रू करना है या खुद नहीं, वो खुद करें। उसके लिए भी टूल बन गए वैसे, उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। नहीं। टूल के थ्रू ही आप ह्यूमन टच जो है वो दे रहे हैं, तो ह्यूमन नहीं, जो रिटन कंटेंट है ना आपका, उसको तो आप खुद करें। ऐसे ही है, लेकिन मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे मार्केट में टूल ऐसे आ गए हैं, वो कहते हैं कि ह्यूमन टच जो है वो देने के लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, वो उसको रीराइट कर देते हैं, कहते हैं ये ह्यूमन टच है, दैट इज नॉट अ ह्यूमन टच बेसिकली, दैट इज अ एआई बेसिकली, अगेन एआई को। नहीं, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। उसकी रीजन ये है कि वो लॉजिक भी नहीं बनती। उसकी रीजन पता क्या है, जब आप खुद ह्यूमन टच देंगे ना, तो आपको पता होगा क्लाइंट को प्रपोजल भेजा क्या आपने, आप एकदम उसको रीड थ्रू कर लेंगे, गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ब्लाइंड ट्रांसफर कर दी है, ठीक है, तो वो आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, पैसे कैसे कमा सकते हैं, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। डायरेक्ट अभी आए हैं मुद्दे पे। जी, मेन मुद्दे की हम बात करते हैं। खासकर जितने भी फ्रीलांसर्स हैं ना, जो अपवर्क पे, फाइवर पे या एसईओ क्लर्क पे, 99 डिजाइन पे, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें जहां पे गिग्स बनानी होती हैं, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कॉपी करें, कॉपी करके जाके चैट जीपीटी पे पेस्ट करें, ठीक है। चैट जीपीटी पे आपने पेस्ट किया और उसको कहें कि मुझे ये क्लाइंट की डिमांड है अपवर्क के ऊपर, उसको बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पे इसकी डिमांड है, क्योंकि चैट जीपीटी उसके लिहाज से आपको प्रपोजल बना के देगा। आप बताएं कि मैंने फाइवर से गिग उठाई है, मैंने अपवर्क से उठाई है, मैंने एसईओ क्लर्क से उठाई है, ठीक है, तो मुझे इसका प्रपोजल बना के दो। प्रपोजल, इवन के प्रपोजल में आपको बजट तक सारा डिसाइड करके देता है कि इतना बजट उसको बताओ, क्लाइंट का ये बजट है, मुझे बताओ मैं कितना ऑफर करूं, ये बजट बता दिया। अब उसके अंदर अगेन वही ह्यूमन टच देके उसको जाके आप जब आप पोस्ट करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस जो है ना वो 90% बढ़ जाते हैं। सही, ठीक है। तो एक तो ये वे है कि जिससे कि आप प्रपोजल जो है वो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, प्रपोजल बनाया और फिर आपके प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। दूसरा, जो काम आपका एक हफ्ते में हो रहा है ना, ये जो काम आपका 4 घंटे में हो रहा है, ठीक है, वो काम आपका चैट जीपीटी फ्यू सेकंड्स में कर रहा है, ठीक है। तो आपने 4 क्लाइंट्स का काम पकड़ लिया, तो पहले आप ये कर रहे थे कि आप आउटसोर्स कर रहे थे काम कंटेंट का, लेट्स से कंटेंट राइटिंग आपने काम पकड़ लिया, क्योंकि मेन कंटेंट राइटिंग में ही बड़ा हेल्प आउट करता है चैट जीपीटी आपको, ठीक है। आपने कंटेंट का काम पकड़ा, ठीक है, तो मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो लोग कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, तो उन्होंने आगे 6-6, 10-10 कंटेंट राइटर्स हायर किए हुए थे पहले चैट जीपीटी आने से पहले, एग्जैक्टली, चैट जीपीटी के आने से पहले। अब चैट जीपीटी के थ्रू वो क्या कर सकते हैं कि वो सारा कंटेंट पकड़ें, चैट जीपीटी को दें, चैट जीपीटी उनको कस्टमाइज करके दें, जो 10 बंदों का काम था वो अकेला बंदा कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि वो जो 9 बंदों के पास आपकी कमाई जा रही थी ना, ठीक है, तो वो अब आपके पास आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज सीखने वाली है ना पैसे कमाने के लिए, देखिए ये लोकल मार्केट के अंदर भी यही स्ट्रेटजी चलती है। आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब के अंदर भी चैट जीपीटी आप यूज करें। अगर आप चैट जीपीटी यूज नहीं कर रहे तो आप, मैं कहता हूं आप 20-30-40 साल पीछे रह रहे हैं, ठीक है। और आप जितने पैसे कमा रहे हैं ना, आप उससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। क्योंकि अभी पूरी दुनिया के अंदर, खुरम भाई मुझे एक बात बताएं, करीम यूज करते हैं आप? बहुत कम। करीम, उबर कभी यूज की होगी आपने? हाँ। चलिए कभी यूज की होगी आपने? हाँ, डेफिनेटली। मुझे बताएं करीम क्या है? सर्विस ऐप है, मतलब बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिसकी अपनी कोई गाड़ी नहीं है और वो एक, चलिए मैं करीम क्या सेल करती है? जस्ट अ सर्विस। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। जस्ट अ सर्विस सेल करती है, प्लेटफॉर्म बेसिकली ऑफर कर रही है यूजर को। करीम टाइम सेल करती है। हाउ? मैकडोनल्ड टाइम सेल करता है, KFC टाइम सेल करती है, जितने फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं टाइम सेल करते हैं। दुनिया में हर इंसान को कंफर्ट चाहिए और जल्दी चाहिए, तो चैट जीपीटी भी उसी की एक इजाद है। कंफर्ट चाहिए और जल्दी जल्दी, बस जल्दी जल्दी चाहिए, टाइम नहीं है, ठीक है। तो आपने इस साइंस को समझ लिया ना कि क्लाइंट को एक काम चाहिए, क्लाइंट पहले वो काम 8 घंटे में रिसीव कर रहा था, अब आप वही काम उसको 1 घंटे में करके दे रहे हैं, तो आपको डबल पे करने के पे भी तैयार होगा, ठीक है। और दूसरा, क्लाइंट का काम भी अच्छा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने सीखनी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। प्रॉम्प्ट होती है जो कमांड हम देते हैं,
ठीक है, आपने कमांड दी। अब इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ ताकि हमारी उन ऑडियंस के लिए जो नए हैं चैट जीपीटी के लिए, किसी भी एआई टूल के लिए। न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, माइंड वैली यूनिवर्सिटी। माइंड वैली यूनिवर्सिटी, ओके, माइंड वैली यूनिवर्सिटी विशन लखियानी की है। उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया। अच्छा, चैट जीपीटी के ऊपर। कैन यू बिलीव? मोटिव क्या था उसमें? उसका मोटिव ये था कि लाइफ को चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकता है, टेक्निकल बंदा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चैट जीपीटी को कैसे यूज करके अपनी लाइफ को एनहांस कर सकता है, टाइम को एनहांस कर सकता है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकता है। अब बंदा पूछे चैट जीपीटी को यूज करके कैसे आप ये कर सकते हैं? आप चैट जीपीटी से जब कंफर्ट और टाइम खरीद लेंगे ना उससे, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट आपकी लाइफ में आ जाएंगी। तो प्रॉम्प्ट में आपने कमांड दी, ठीक है, आपने कमांड दी कि भाई मेरे पास एबीसी क्लाइंट है, उसका एबीसी प्रॉब्लम है, उसका एबीसी बजट है और उसका XYZ टाइम है, मुझे इसका प्रपोजल बना के दो। अब जब आप उसको कॉपी करते हैं ना, तो कॉपी के अंदर बहुत सारे उसकी जो स्टार्ट में होता है ना, वो एक पैराग्राफ होता है, ओके सो यू आस्क मी दिस प्रॉब्लम, हियर इज द सॉल्यूशन। तो पहले तो उसको रिमूव करें जाके, उसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट ना मार के भेजें, उसको रिमूव करें जाके। और अगर आपको लगता है कि यार इसके अंदर और चीज ऐड होनी चाहिए, कि नहीं मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि चाहे चैट जीपीटी ने बहुत तरक्की कर ली है, एआई बहुत आगे चला गया, ह्यूमन एलिमेंट होता है। Exactly. उसको दोबारा बताएं कि यार ये जो तुमने बजट बनाया ना, इस बजट को मुझे एक्सेल में बना के दो, इस बजट को मुझे फ्रैक्शन में बना के दो, इसको मुझे क्वार्टर में बना के दो। क्लाइंट लेट से आपको कहता है कि जी मेरा $500 का बजट है, लेकिन मैं ये क्वार्टर में स्पेंड करूंगा, मैं वन टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। चैट जीपीटी को बताएं, तो चैट जीपीटी को छोटी से छोटी चीज बताते जाएं। एंड पे 5-6 प्रॉम्प्ट्स देने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी वो बिकने वाली होगी, प्रपोजल बिकने वाला होगा। वो 99% चांसेस है कि वो बंदा आपका प्रपोजल बाय करेगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने के लिए और इससे पैसे कमाने के लिए आपने सीखनी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि कमांड कैसे देनी है, और वो चैट जीपीटी खुद ही आपको सिखाता है। ऐसे ही है, प्रैक्टिस से मुख्तलिफ चीज़ों से बंदा कर सकता है। अच्छा अभी भाई, क्या आपको नहीं लगता कि चैट जीपीटी की वजह से ह्यूमन एक जो है वो इतना क्रिएटिव नहीं रहेगा, स्पेशली आने वाले जो लोग हैं? अब हमने तो बेसिक्स जो हैं वो सीख लिए हैं, उसके बाद हम उसको एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा टाइम सेव करता है बेसिकली। और जो आने वाली नस्ल है, जो एकेडमिक लेवल पे देख लें या ओवरऑल हम बात कर लें, प्रोफेशनल लेवल पे देख लें, वो बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ क्रिएटिविटी की तरफ आए, वो जस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से ही कुछ ना कुछ निकाल रहे होंगे। उसको वो बेसिक्स जो होती हैं वो बेसिकली वो वाला सिस्टम तो ख़त्म नहीं हो जाएगा उसमें, और उतना क्रिएटिव नहीं रह जाएगा एक ह्यूमन। अच्छा, एक ना कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जैक मा ने इलॉन मस्क से सवाल किया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जैक मा का पर्सपेक्टिव ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे ही इलॉन मस्क ने कहा कि नहीं, ये आने वाले दौर का सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है। अब मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है और जो पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये है कि ये आपको ज्यादा क्रिएटिव बनाता है। हाउ? ये आपको आइडियाज सोचने पे मजबूर करता है। आप बैठे हैं चैट जीपीटी पे, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दें दुनिया को, लेकिन एक ह्यूमन माइंड जो है मैं उसी तरफ आ रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब तक नहीं बनता। सर मैं उसी तरफ आ रहा हूं। चैट जीपीटी आपको मजबूर करता है आइडियाज सोचने में और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सोचने में आपको लगाता, क्योंकि आइडियाज बेसिकली क्या है, आइडियाज सॉल्यूशन होते हैं प्रॉब्लम्स का। तो आप देखते हो कि यार किस किस कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कंटेंट के हवाले से या ग्राफिक्स के हवाले से या एसईओ के हवाले से, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि ये आपको ज्यादा क्रिएटिव बनाता है, क्योंकि चैट जीपीटी आम बंदा तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। चैट जीपीटी तो क्रिएटिव बंदा इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपका दिमाग क्रिएटिव नहीं सोचता, आपको कमांड ही नहीं देनी आती, ठीक है। मैनेजर ऑफिस के अंदर कौन बनता है? डेफिनेटली जो क्रिएटिव है, जो क्रिएटिव है, जो दिमाग से क्रिएटिव सोचता है। लीडर कौन बनता है? जो क्रिएटिव है, जो दिमाग, जिसका दिमाग ज्यादा चलता है। तो आप बेसिकली एज अ लीडर बैठे हुए हैं उसके ऊपर, एआई के ऊपर। तो एआई एक तो ये कि कभी भी इंसान को बीट नहीं कर सकती। ये बहुत ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर जैक मा का भी यही मोटिव है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली उसकी जो कंज्यूमर कौन है, उसका इंसान है। एक आप प्रोडक्ट आपने बना लिया, कंज्यूम कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। तो इंसान ऊपर है ना, फिर कंज्यूमर ऊपर है।
ऐसे ही है। लेकिन अगर देखें AI एक बेसिकली एक ब्रेन है दैट वर्क जस्ट लाइक ह्यूमन, उसको हम डेफिनेटली लॉजिकली ओवरऑल इस लेवल पे पहुंचा देते हैं कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर बेसिकली फॉर एनीवन। अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमने मूवीज़ भी देखी हैं कि जी मशीन जो है वो जो AI बेस्ड मशीन है वो ह्यूमन के खिलाफ हो गई है, इस बेस के ऊपर कि उनको लगता है कि ये तो हमसे काम ले रहे हैं, बेसिकली लॉजिकली तो हम इससे ज़्यादा तेज़ हैं, हम ज़्यादा पावरफुल हैं ओवरऑल। तो क्या आपको लगता नहीं कि इंसानों के लिए खतरा भी बन जाएगी है? देखिए, इसके लिए मैं इसकी बड़ी सादा मिसाल दूंगा। अगर हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को देखें तो यहाँ पे आज से 30-40 साल 50 साल पहले हमारी माएँ बहनें थापी से कपड़े धोती थी। ठीक है, वो बड़ी सख्त जान होती थी। ठीक है, ताकतवर होती थी, सेहतमंद होती थी। ठीक है, आज मशीन्स आ गई। ठीक है, मशीन में कपड़े डाले, ड्रायर होके वापस आ गए। ठीक है, फ्यू मिनट्स के अंदर। अब ये इंसान की अपनी अकल के ऊपर, इसमें मशीन का कसूर नहीं है। अगर मशीन ने पहले थापी से आप कपड़े धो रहे थे तो आपको 2 घंटे लग रहे थे, मशीन ने आके आपका 2 घंटे टाइम सेव करके वो टाइम कहाँ पे ले गया? 15 मिनट पे। ऐसे ही आपने बाकी 1.25 घंटा 1.5 घंटा कहाँ पे स्पेंड किया, 1.25-2 घंटे कहाँ पे स्पेंड किए, ये अब आपके ऊपर है, मोबाइल पे। ठीक है, अगर आप हर चीज AI के ऊपर चले जाएं, हर चीज के लिए ChatGPT पे, हर चीज ChatGPT आपको नहीं देगा। ठीक है, अगर दे भी देते हैं ना तो आपकी अपनी जो अक्ल है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जायल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि आप डिपेंड इसके ऊपर करना शुरू कर दें। ChatGPT कल बंद हो जाए, ठीक है, GPT-4 कल बंद हो जाए, AI कल बंद हो जाए, तो इस पर्सपेक्टिव को लाजमी माइंड में रखें। अच्छा, एक और चीज़ भी है बड़ी, जैक मा का जो है वो मौक़िफ़ ये भी है कि जो ChatGPT है या AI है, बेसिकली डेफिनेटली ChatGPT है जस्ट AI टूल, तो AI जो है वो जॉब ख़त्म नहीं करेगी, वो जॉब जो है वो बल्कि क्रिएट करेगी। Exactly. एक लॉजिकल एग्जांपल भी देखता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है वो शुरू में ऐसा ही लगता है कि जॉब जो है वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा कुछ साल वेट करके देखते हैं तो उसकी वजह से नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, जितनी भी टेक्नोलॉजी आई वो उसमें AI एक लिमिटेड वर्जन था AI का, लेकिन आगे हम जाके देखते हैं फुल वर्जन ऑफ AI अगर हम देखते हैं तो हाउ वी कैन से कि जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी। वैसे मुझे भी लगता है, लेकिन आपका क्या पॉइंट है इसके ऊपर? 2005 में जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था ना, तो सरकारी दफातर और प्राइवेट दफातर के अंदर जो लोग डेटा कीपिंग का काम करते थे ना, वो डर गए थे ऐसे ही कि जॉब चली गई। लेकिन क्या हुआ, और वक्ती तौर पे गई भी थी जॉब्स बहुत सारे लोग। मैं बताता हूँ, वक्ती तौर पे झटका तो लगता है, ऐसे ही है, इनोवेशन झटका तो लगाती है, ऐसे ही। ठीक है, तो क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स लोग करवाने लग गए। अब तो खैर हमें वैसे ही हम सीख लेते हैं, मुफ्त में सीख लेते हैं, यूट्यूब से सीख लेते हैं। उस टाइम तो यूट्यूब का इतना ट्रेंड ही नहीं था। तो गली मोहल्लों के अंदर जो अकेडमियाँ थी ना, वो माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स करवाती थी 5-5 हज़ार का फीस लेके, 10-10 हज़ार फीस लेके। तो उससे क्या हुआ कि नए लोग इस फील्ड के अंदर आए कि यार अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके मुझे एडमिन की जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो अभी कंपनीज हायर कर रही हैं वो बंदा, यूएस के अंदर कंपनीज हायर कर रही हैं कि जिसको AI टूल्स यूज करने आते हैं। ऐसे ही है, लेकिन देखिए जब तो AI जितनी भी आई, मैं आपको वो जवाब पूरा कर दूं, AI जितनी भी आती जाएगी ये उन लोगों की जॉब, हाँ जॉब हमेशा पता किसकी जाती है, ये बड़ा आसान बात है यार, नहीं होता जो बंदा सुस्त है, बस सुस्त बंदे की जॉब जाती है। जो बंदा स्टेप लेने वाला है ना, उसकी जॉब नहीं जाती। स्टेप लेने वाला क्या करेगा, अच्छा यार वो अडेप्टिव होता है, वो अडेप्ट करता है चीज को, उसको सीखता है, उसको अप्लाई करता है, ठीक है, जॉब क्रिएट होती है। मैं अभी जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ 500-600 लोग हैं, ठीक है, तो मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, 2 चीजें जब तक आप ऐड कर रहे हैं ना इस कुर्रा एड्स के ऊपर, आप भूखे नहीं मरेंगे कहीं पे भी हैं आप। आपको AI आती है, कम आती है, ज़्यादा आती है, फ्रीलांसिंग कम आती है, ज़्यादा आती है, स्किल कोई कम है, ज़्यादा है, वैल्यू और ग्रोथ। अगर आप किसी भी इंसान की, किसी भी कंपनी की लाइफ में आप जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में आपके पास क्लाइंट है, जॉब में आपके पास कंपनी है, अगर आप वैल्यू और ग्रोथ ऐड नहीं कर रहे तो आपका पत्ता कटता जाएगा। आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी वैल्यू मार्केट से, आपकी ज़रूरत कम होती जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड मेरे ख्याल से इससे अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगता है हो ही नहीं सकता, हाउ वी कैन कंट्रोल ओवर माइंड। देखें, पहले तो समझ लें कि माइंड है क्या। माइंड
और ब्रेन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। माइंड बनता है ब्रेन से, माइंड कलेक्शन ऑफ थॉट्स है, ठीक है। सोचों का मजमुआ जो है ना उसको माइंड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, वो आपके इमोशंस पैदा करते हैं। और इंसान के पास, इंसान के इर्द गिर्द सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल जो चीज़ है और जो नज़र नहीं आती, ऐसी फोर्स है, ऐसी ताकत है जो नज़र नहीं आती, वो ह्यूमन इमोशंस हैं। देखें, तो जो आपका माइंड है, एक चीज़ आपने बताई, माइंड के अंदर मेमोरी होगी, ठीक है, एक मेमोरी होगी, दूसरा इमोशंस हो गए। लेकिन ठीक है, आई नो के जो भी आपने डिसीजन लेना होता है वो अपनी मेमोरी की बेस पे लेते हैं। अगर आप बच्चे को देख लें, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि उसके अंदर कोई मेमोरी, कोई डाटा सेव नहीं, कंट्रोल नहीं है जिसकी बेस पे। लेकिन मेमोरी की बेस के ऊपर जो हम डिसीजन लेते हैं वो ऑलवेज जो होते हैं वो इमोशंस की बेस के ऊपर तो नहीं होते कि हम इमोशन से डिसीजन लेते हैं। कुछ ऐसे डिसीजन भी होते हैं जो हम लॉजिकली एक अलग जो है वो, जैसे बिजनेस के अंदर जो हम डिसीजन लेते हैं, इमोशंस को हम साइड पे कर देते हैं। तो तीसरी चीज़ क्या है? लॉजिक। इंसान दो डिसीजन ले सकता है, या लॉजिकली या इमोशनली। ठीक है, ठीक है, मेमोरी की बेस के ऊपर अपनी। ओके, एग्जैक्टली। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से सोचता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से तो दुनिया को कोई इंसान नहीं सोचता, दिल का काम सोचना नहीं है। ठीक है, सोचना दिमाग का काम है। और वो जो सोच होती है उसको हम माइंड कहते हैं। आप जितनी भी आपके पास मेमोरी के अंदर चीजें रजिस्टर हुई हुई हैं, वो किस सोर्स से आई हैं, ठीक है, वो डिसाइड करती हैं कि आया कि इसका डिसीजन आप लॉजिक के बेस पे लेंगे या इमोशन की बेस पे लेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। आप फर्ज करें मोमबत्ती जलाएं एक हाथ में और अपनी एक उंगली जो है ना उसके आग के करीब लेके जाएं, तो आपकी जलेगी उंगली। तो आपकी मेमोरी ने रजिस्टर कर लिया कि ये चीज़ खतरनाक है, ऐसी है, ये चीज़ पेनफुल है। पेनफुल है। तो दूसरी दफ़ा लॉजिक, अब इमोशन नहीं है इसमें, लॉजिकली दूसरी दफ़ा आपके, क्योंकि मेमोरी रजिस्टर हो गई है, ठीक है, दूसरी दफ़ा जो है ना वो आपको कोई बंदा जितना मर्जी इमोशनल कर दे, लगाओ ना आपको हाथ, लगाओ ना यार मेरे लिए, ठीक है, लॉजिक है भाई हाथ जल जाएगा मेरा, तो करोड़ों रुपए देते मैं नहीं लगाऊंगा। तो वहां पर बंदा लॉजिक इस्तेमाल करता है जब उसको रिजल्ट का पता है, 100% पता है। इमोशंस बंदा वहां पे इस्तेमाल करता है जहां पे उसको रिजल्ट का नहीं पता होता, जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, जहां पे यस नो नहीं है। आपकी मदर है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, डॉक्टर कहते हैं 10 लाख लेके दवाइयां लगेंगी, इलाज हो जाएगा, ठीक है, आपको एंड रिजल्ट नहीं पता। आप 10 लाख लगा देते हैं, मेडिसिन लेते हैं, दवाइयां ले आते हैं, जो जो डॉक्टर कहते हैं आप करते हैं, सारी रात एक पांव पे खड़े रहते हैं आप, लेकिन खुदा न खास्ता आपकी वालदा वफात पा जाती हैं। लेकिन आपने जितने डिसीजन लिए लॉजिक की बेस पे नहीं लिए, क्योंकि लॉजिक होती तो मैं क्या कहती, अगर मां बची ना तो फिर मेरा 10 लाख तो जाया हो जाएगा, मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। वहां पे इमोशंस हैं। तो मेमोरी जिस सोर्स से आप रजिस्टर करते हैं वो सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लोग कहते हैं कि आपका जो माइंड है ना आपके एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। आप, मैं सॉरी अगर बता सकूं ऑडियंस, कहते हैं लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, कहने का आपकी बहुत बड़ी एक इमोशनल वैल्यू भी है और लॉजिकल वैल्यू भी है। अब इसमें आपको पता है कि इमोशनल वैल्यू कम है और लॉजिकल वैल्यू ज्यादा है। लॉजिकल वैल्यू ज्यादा क्यों है? यहां पे नॉइज पोल्यूशन नहीं है, नहीं है, यहां पे सिक्योरिटी है, ये लॉजिक है, ठीक है। इमोशनल वैल्यू क्या थी कि यहां पे रिश्तेदार रहते हैं, यहां पे मेरे अजीज़ो कारब रहते हैं, यहां पे मुझे ये चीज़ पसंद है। तो वो इमोशंस कोई कंक्रीट चीज़ नहीं है, सॉलिड नहीं है, 1 या 2 ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ठीक है। तो जो मेमोरी, तो उससे फिर क्या होता है, आप उस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को रजिस्टर करते रहते हैं और आप डे टू डे, मिनट बाय मिनट, आवर टू आवर जो डिसीजन लेते हैं आप उस मेमोरी की बेस के ऊपर लेते हैं, ठीक है। और इसलिए हम कहते हैं बच्चों के सामने गाली ना दो, मस्जिद के अंदर गाना नहीं चलाओ, तिलावत हो रही है तो शोर नहीं करो, क्योंकि आपका दिमाग चीज़ें रजिस्टर करता है। अगर आपने बच्चे के सामने बचपन से गाली देना शुरू कर दी, आप तो बड़े हैं, बच्चे ने गाली रजिस्टर कर ली, ठीक है, तो बच्चे को नहीं पता कि वो राइट या रॉन्ग है, लेकिन बच्चे ने रजिस्टर कर लिया, अब उसको पता कि चाचू ने गाली दी है तो मैं ये दूंगा,
क्योंकि चाचू ने दी है गाली। खुरम भाई, आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपको फेलियर आया, आपने उसी बिजनेस को दोबारा स्टार्ट किया, फेलियर आया, तीसरी दफा फेलियर आया, चौथी दफा फेलियर आया, पांचवी दफा छोड़ देंगे आप, ऐसे ही है। आप कुछ और इख्तियार करेंगे। ऐसे ही बच्चा एक दफा गिरता है, दूसरी दफा गिरता है, तीसरी दफा गिरता है, 50 बार गिरता है, फिर भी बच्चा बार बार चलने की कोशिश करता है। बच्चा सोचता नहीं है, बच्चे को पता मैंने चलना है, मैंने चलना है, मैंने चलना है, मैंने चलना है। जैसे जैसे हमारे पास सोचने की कॉन्शियसनेस आना शुरू हो जाती है ना, फिर हम जिद्दी होना शुरू हो जाते हैं। मैं तो 3 दफा फेल हुआ इसमें, मैं क्यों दोबारा करूं इसको यार, मैं तो पागल हूं मैं। ठीक है, बच्चा नहीं सोचता। तो इसलिए अक्सर कहते हैं कि अपने दिमाग को कभी कभी बच्चा भी रहने दिया करें, चीजों को लाइफ में एक्सपीरियंस किया करें और एक चीज के पीछे पागल हो जाए। इलॉन मस्क हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है। टेस्ला, उसके बाद क्या उसे कहते हैं, उसकी जो इलेक्ट्रिकल जितनी भी उसकी कंपनीज हैं, फिर उसकी जो स्पेसशिप जो स्पेस एक्स है, ठीक है, अभी एक्स उसकी कंपनी है। आप ये देखें कि ये बंदा 4 बार अपनी लाइफ में बिल्कुल जीरो पे आया, कर्जों पे आ गया। जो आखिरी बार इसका मिसाइल का जो तजर्बा था, 2017 क्या था, 2017 में भी बिल्कुल जीरो पे आ गया था, बिल्कुल जीरो पे आ गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इस बंदे का दुनिया में जितने भी जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको पागल क्यों कहते हैं, ये सोचते कम है। लॉजिकली कम सोचते हैं। ठीक है, इमोशनली कम सोचते हैं, मैथमेटिकली लॉजिकली ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, उनको पता डू और डाई है, बीच की कोई चीज ही नहीं है। मैं वॉरेन बफे हूं, मैं बिल गेट्स हूं, मैं मार्क जुकरबर्ग हूं, मैं ये आया हूं, मैंने ये करना है। अब मार्क जुकरबर्ग ने कैसे स्टेप्स लिए, जब फेसबुक की ऑडियंस नीचे जा रही थी तो उसने सारे लॉजिकल, उसने इमोशनल डिसीजन नहीं लिए। अब उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरा 1 बिलियन कम हो गया, मेरा $2 बिलियन कम हो गया। नो, उनको लॉस से फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा कमा लिया, उनके लिए पैसा चीज नहीं है। उनके लिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो कम्युनिटी है हमारी, मेरे साथ 6 बिलियन लोगों की कम्युनिटी है मेरे साथ, उसमें से 3 बिलियन की मेरे साथ होनी चाहिए, 4 बिलियन आबादी मेरे साथ होनी चाहिए। तो जब फेसबुक का यूजर कम होना शुरू हुआ, उसने इंस्टाग्राम खरीद लिया, व्हाट्सएप खरीद लिया। अब व्हाट्सएप के अंदर कल की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसने वो डाल दी है, उसके अंदर स्क्रीन शेयरिंग डाल दी है। तो जूम का जो आप काम करते हो वो व्हाट्सएप से चला सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा उसके साथ कि आप जो मेमोरीज रजिस्टर करते हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने भी यही कहा है, हमारे दीन ने भी यही कहा है कि अगर अपने चाहते हो कि मस्बत सोचे हैं, उलमा की महफिल में बैठो, अच्छी महफिल में बैठो, बुरी सोबत से बचो। ठीक है, मौलाली भी कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अगर हम आज के दौर में देख लें, बिल गेट्स है, उसने वॉरेन बफे का मैं सुन रहा था कि शो मी योर 5 फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखा दूंगा, तुम्हारे 5 दोस्त किस तरह के, क्योंकि आप उनसे चीजें रजिस्टर करते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। आपके सोशल मीडिया के ऊपर आप किन लोगों को फॉलो करते हैं, उस बेस पे आप डिसीजन लेते हैं। हमारी लाइफ के अंदर इस टाइम जो 50 to 60% डिसीजंस जो हम ले रहे हैं, वो सोशल मीडिया की वजह से हम ले रहे हैं, वो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी वजह से हम ले रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है हम उसकी वजह से ले रहे हैं। तो जो हमने रजिस्टर करनी है ना मेमोरी, ठीक है, वो हमने बड़े अच्छे सोर्स से करनी है। आप फिर अपने आप को ट्रेन उस हिसाब से करते हो। आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच हबीबुल्लाह, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जो माइंड के ऊपर आपने बातें की बहुत ही प्रोडक्टिव थी और बहुत ही यूज़फुल थी। आई होप हमारी जो ऑडियंस है उसको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी और इन्जॉय भी किया होगा और इससे इंशाल्लाह जो है वो बहुत फ़ायदा लेंगे। थैंक यू।